बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज एक और इंग्लिश फ्रेजेस की वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। ये हमारा फ्रेजेस का है लेक्चर नंबर 8 और आज हम देखेंगे प्रोफेशनल इंग्लिश, यानी ऐसे इंग्लिश के फ्रेजेस हम आज देखेंगे जो प्रोफेशनली इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम ऐसे इंग्लिश के फ्रेजेस देखेंगे जो बेसिक इंग्लिश में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और एडवांस इंग्लिश में भी, यानी कि अगर आप एडवांस इंग्लिश लर्नर हैं तो आप इन इंग्लिश के फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर एक चीज़ मैटर करती है, वो होती है वैरायटी, कि आप मुख्तलिफ फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, सिनोनिम्स को इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश के अंदर देखी जाती है अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। और दूसरा सबसे अहम चीज़ होती है प्रोनाउंसिएशन, कि आप इंग्लिश के अल्फाज की अदायगी किस तरह से करते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन की तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोनाउंसिएशन आपके लिए ट्रबल क्रिएट करती है। तो चले बात करते हैं इंग्लिश फ्रेजेस। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे फ्रेजेस जहाँ यकीनी की कैफियत बयान की जाती है, यानी फ्रेजेस फॉर सर्टेनिटी की बात की जाती है। आमतौर पर जब हम सर्टेनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश में एक फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, मुझे यकीन है। आई एम श्योर कह के हम बाकी फ्रेज़ या बाकी सेंटेंस का हिस्सा साथ में जोड़ देते हैं। अब हर जगह पे आप आई एम श्योर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली अगर आप अपनी इंग्लिश के अंदर वैरायटी लाना चाहते हैं तो फिर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो आपकी स्पीकिंग के अंदर अट्रैक्शन पैदा करते हैं। अब जो फ्रेजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डिफरेंट सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो बेसिक इंग्लिश में भी इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो एडवांस इंग्लिश में भी। एडवांस इंग्लिश से मुराद है ऐसे फ्रेजेस जो कि नेटिव स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो आपको इस तरह के फ्रेजेस अंग्रेज़ लोग बोलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप किसी जगह आपको सर्टेनिटी हो, आप सर्टेनिटी की कैफियत में हो, आपको किसी चीज़ की एश्योरेंस हो, अबाउट दैट, यू आर श्योर अबाउट समथिंग, यू कैन से आई नो इट वेरी वेल। आप इस फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में आप जानते हो तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम श्योर अबाउट दैट, आप ये भी कह सकते हैं आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। या अगर आप बिल्कुल सादा अंदाज में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ, आई नो इट। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, आई एम एब्सोल्युटली श्योर, मुझे बिल्कुल यकीन है, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, आई नो दिस केस। किसी जगह अगर आप किसी मामले के बारे में बात कर रहे हैं और आपसे पूछा जाता है कि डू यू नो अबाउट दिस या डू यू नो दिस, तो आप कह सकते हैं आई नो दिस केस, मैं ये मामला जानता हूँ, आई नो दिस केस। ये भी सर्टेनिटी की कैफियत में इस्तेमाल होने वाला एक फ्रेज़ है। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, आप कह सकते हैं आई एम वेरी मच फेमिलियर विद दिस, मैं इससे बहुत वाकिफ़ हूँ, आई एम वेरी मच फेमिलियर विद दिस। या अगर आप शॉर्ट फ्रेज कहना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम फेमिलियर विद दिस, कि मैं इससे वाकिफ़ हूँ। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, आई एम 100% सर्टन, मुझे 100% यकीन है, आई एम 100% सर्टन। ये भी फ्रेज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ आपको 100% यकीन हो। आप ये कहना चाहें मुझे 100% यकीन है, आई एम 100% सर्टन। या आप कह सकते हैं आई एम 100% श्योर। दोनों फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर वैरायटी आपने इंग्लिश के अंदर लेके आनी तो श्योर को आप रिप्लेस कर सकते हैं सर्टन के साथ। अब सर्टेनिटी की कैफियत को डिस्क्राइब करने के लिए एक और फ्रेज़ हम इस्तेमाल करते हैं, आई एम पॉजिटिव दैट। आपने देखा होगा अक्सर जब अंग्रेज़ लोग बात करते हैं तो एक बंदा अगर दूसरे से पूछता है कि आर यू श्योर अबाउट दिस, तो अक्सर वो जवाब में कहते हैं आई एम पॉजिटिव, जिसका मतलब ये होता है कि हाँ मुझे श्योर है, मुझे श्योरिटी है इस चीज़ की, मुझे इसका पता है, आई एम पॉजिटिव। तो आई एम पॉजिटिव दैट लगा के आप उसके साथ सेंटेंस का वाकई साथ जोड़ सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं आई एम पॉजिटिव दैट यू विल विन, मुझे पूरा यकीन है कि आप जीत जाएंगे, आई एम पॉजिटिव दैट यू विल विन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, आप आई एम पॉजिटिव की जगह ये भी कह सकते हैं आई एम कन्विंस्ड दैट, मुझे यकीन है कि। यहाँ भी आप इस फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक सेंटेंस देखते हैं, आई एम कन्विंस्ड दैट यू आर द बेस्ट चॉइस, मुझे यकीन है कि आप बेहतरीन इंतखाब हैं, यानी आपको जिस पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया गया है यू आर द बेस्ट चॉइस, आप उसके लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। आई एम कन्विंस्ड दैट यू आर द बेस्ट चॉइस। ये सारे फ्रेजेस हैं जिन्हें आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यानी आप मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम श्योर की जगह हर जगह आपको आई एम श्योर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये दूसरे फ्रेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी जगह अगर
अगर आपने एक्सप्रेशन देनी है आई एम पॉजिटिव या आई एम कन्विंस, तो आप ये फ्रेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कंडीशन है फ्रेजेस फॉर प्रोबेबिलिटी। इम्कान के लिए जुमले, किसी चीज़ का इम्कान शो करना। आप कहते हैं मे बी, माइट बी, बार बार आप इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी आप सिचुएशन के लिहाज से रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन के अंदर अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे तो ऑब्वियसली वो टी को डी से रिप्लेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहते हैं ऐसा नहीं होगा, इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी। अब इट विल नॉट बी को आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने एक शॉर्ट फ्रेज में ये बताना हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है तो आप कह सकते हैं शायद नहीं, प्रोबेबली नॉट। अगर कोई आपसे कहता है किसी चीज़ के बारे में कि यार डू यू थिंक विल दैट हैपन, क्या तुम्हारे ख्याल से ये होगा, प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं होगा। या आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये तो बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फ्रेज़ है, आप इस्तेमाल करते होंगे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है या मुझे ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, इसका इम्कान नहीं है, इट्स अनलाइकली। आप इसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप वैरायटी इंग्लिश के अंदर लेकर आएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर अट्रैक्शन पैदा होगी, यू नो। इट्स अनलाइकली, इसका इम्कान नहीं है। या आप कह सकते हैं आई सीरियसली डाउट इट, मुझे इस पर शक है, आई सीरियसली डाउट इट। आप ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट कन्विंस्ड, कि मैं कन्विंस नहीं हूँ। आप ये भी कह सकते हैं इट्स नॉट वेरी लाइकली, इसका इम्कान नहीं है, इट्स नॉट वेरी लाइकली। यानी कि ये चीज़ें लाइकली बार बार नहीं होती हैं, यू नो, आमतौर पर नहीं होती हैं। सो ऑब्वियसली यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, यू डोंट नो अबाउट दैट, सो यू कैन से इट्स नॉट वेरी लाइकली, इसका इम्कान नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, आप ये भी आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं आई वुडंट बेट ऑन इट, मैं इस पर शर्त नहीं लगाऊंगा, आई वुडंट बेट ऑन इट। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, देयर इज़ नॉट मच चांस ऑफ दैट, देयर इज़ नॉट मच चांस ऑफ दैट, इसके होने का ज़्यादा इम्कान नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज है आपका आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ़ दैट हैपन, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत हैरत होगी, आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ़ दैट हैपन। देखिए ये भी आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहते हैं यार मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे बड़ी हैरत होगी, आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ़ दैट हैपन। तो ये थे आपके फ्रेजेस, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप रिप्लेस कर सकते हैं इट विल नॉट बी को, ऐसी सिचुएशन को, और आप ये फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और फ्रेजेस देखते हैं। अगर आप कहते हैं ये कभी नहीं होगा तो नेवर का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल नेवर हैपन। कभी नहीं का वर्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ इंग्लिश में उसे नेवर कहते हैं, दैट विल नेवर हैपन। आई डोंट सपोज यू विल विन द कॉम्पिटिशन, मुझे नहीं लगता कि आप मुकाबला जीत जाएंगे, आई डोंट सपोज। ये एक दूसरा तरीका है बोलने का, प्रोबेबिलिटी को जाहिर करने का। ये भी आपने सुना होगा, आई डोंट सपोज, आई सपोज मुझे लगता है, आई डोंट सपोज मुझे नहीं लगता है, आई डोंट सपोज यू विल विन द कॉम्पिटिशन, मुझे नहीं लगता है कि आप कंपटीशन जीतेंगे, बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी पुअर, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत कमज़ोर है। लुक एट द नेक्स्ट फ्रेज, आई कैंट सी एनी साइन ऑफ होप, मुझे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती है, आई कैंट सी एनी साइन ऑफ होप। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई डोंट सी एनी साइन ऑफ होप। ये हैं फ्रेजेस, मैंने लिख दिए, आप इन्हें कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। लुक एट द नेक्स्ट काइंड, खुशखबरी के जवाब के लिए जुमले। किसी जगह अगर आपने गुड न्यूज़ को रिस्पॉन्ड करना हो, रिस्पॉन्स देना हो, तो वहाँ आप किस तरह के इंग्लिश फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आमतौर पर तो जब आपको किसी जगह गुड न्यूज़ मिलती है या किसी की सक्सेस की खबर मिलती है तो आप मुबारकबाद देते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं, आप कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, या आप कहते हैं ऑसम। यानी ऑसम का मतलब भी होता है कि आप उसे मुबारकबाद दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑन दैट स्पेशल ओकेजन। लेकिन आप ऑब्वियसली कुछ ऐसे फ्रेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप लोगों को खुश कर सकते हैं और नहीं बता सकते हैं कि उनकी उस सक्सेस में उनके साथ हैं। तो आप कह सकते हैं ये बड़ी खुशखबरी की बात है, ये बड़ी खुशखबरी है, दैट्स ग्रेट न्यूज़। अगर सिंपली आप ये कहना चाहें कि बड़ी अच्छी खबर है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया है, दैट्स ग्रेट न्यूज़, यू हैव अ गुड रिजल्ट। या आप कह सकते हैं अच्छी खबर है, हाउ वंडरफुल। आप ये भी कह सकते हैं आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ,
आप किसी को ये तासुर देना चाहें, ये एक्सप्रेस करना चाहें कि उसकी इस कामयाबी पर आप बहुत खुश हैं, आपको खुशी हुई है, तो आप कह सकते हैं आई एम सो हैप्पी फॉर यू। या आप ये भी कह सकते हैं आई एम ग्लैड टू हियर दैट। आप कह सकते हैं आई एम ग्लैड टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर खुशी हुई है या मैं ये सुनकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू हियर दैट। व्हाट अ नाइस डे, क्या ही अच्छा दिन है। अंग्रेज़ लोग अक्सर ये भी कहते हैं जहाँ अच्छी न्यूज़ आती है या अच्छी इस तरह की न्यूज़ आती हैं, वो यहाँ पे इस तरह का फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, व्हाट अ नाइस डे, कितना अच्छा दिन है कि हमें इतनी अच्छी न्यूज़ मिल रही है, वी आर गेटिंग गुड न्यूज़। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, आई एम रियली प्लीज, मैं वाकई खुश हूँ। हर जगह हैप्पी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे ऑब्वियसली दूसरे वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, सिनोनिम्स को यूज़ कर सकते हैं। प्लीज्ड, आई एम रियली प्लीज्ड, मैं वाकई खुश हूँ तुम्हारी इस कामयाबी पर, ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, आई कैन बिलीव दैट, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। आई कैन बिलीव दैट। देखिए ये फ्रेज़ जो है ना, ये आप ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारी सक्सेस पे यकीन नहीं कर रहा, डाउट कर रहा हूँ। इट मीन्स दैट कि यकीन ही नहीं आ रहा इस ओकेजन पे, इस मौके पे। आई कैन बिलीव दैट। नेक्स्ट फ्रेज़ की तरफ देखिए, दैट साउंड्स लाइक ग्रेट न्यूज़। किसी जगह अगर आपको न्यूज़ के बारे में पता चलता है, और ऑब्वियसली न्यूज़ इज़ नॉट रिलेटेड टू यू, इट्स क्वाइट अ बिट नॉट श्योर, बट आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला है, तो आप कह सकते हैं दैट साउंड्स लाइक ग्रेट न्यूज़। ये तो अच्छी खबर लगती है, यानी कि ये रूल जो आया है या नया कानून जो बना है, नया बिल पास हुआ है, या कोई इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हो सकता है दिस इज़ अ गुड मूव, ये एक अच्छा मूव है, तो ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है। दैट साउंड्स लाइक ग्रेट न्यूज़। या आप ये भी कह सकते हैं दैट साउंड्स लाइक गुड प्लान। अगर कोई प्लान बनाता है, आपको पता नहीं है, आपको ये श्योर नहीं है कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपकी ये सेंस ये कहती है कि यार लग तो अच्छा ही रहा है। ऑब्वियसली आप उसको 100% क्रेडिट तो नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी you just want to try it and you want to see the response, तो आप कह सकते हैं that sounds like good plan। या आप कह सकते हैं that sounds like good idea, मुझे तो कोई अच्छा आइडिया लगता है। that sounds like good idea। sounds like लगता है, जैसा लगता है, ये भी एक स्ट्रक्चर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ देखिए, बुरी खबर के जवाब के लिए जुमले। किसी जगह अगर बुरी खबर मिलती है तो आप उसका रिस्पांस कैसे करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह के ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं दूसरों को आप ये तासुर दे सके ये खबर आपके लिए भी बुरी है, लेकिन आप साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी करें, उनको इस सिचुएशन से निकालने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस बोलें जिन्हें आप हीलिंग फ्रेजेस कहते हैं, तो वो मौके के लिहाज से बड़े अच्छे लगते। इट साउंड्स लाइक यू केयर अबाउट पीपल। तो देखते हैं फ्रेजेस की तरफ। फ्रेजेस फॉर रिस्पॉन्डिंग टू बैड न्यूज़। आमतौर पर जब कोई बैड न्यूज़ आपके सामने आती है या अंग्रेज़ लोग कहते हैं ओह नो, ये भी एक छोटा सा फ्रेज़ है जो इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद बाकी इंग्लिश का जो फ्रेज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है। और आमतौर पर अंग्रेज़ क्विकली इस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। मैं 4 फ्रेजेस आपको बता देता हूँ। ये ज़रूर बहुत बुरा है, दैट मस्ट बी ऑफुल। आप कह सकते हैं दैट मस्ट बी ऑफुल। या आमतौर पर आपने ये भी सुना होगा दैट्स टेरेबल, ये बहुत बुरा है। ये भी एक फ्रेज़ है, आमतौर पर अंग्रेज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट्स टेरेबल। इसका मतलब है कि ये जो हुआ है बड़ा बुरा है। शॉर्ट सा फ्रेज़ है सिचुएशन को बताने का। या बाज़ का और ये भी कह देते हैं पुअर यू, किसी के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो पुअर यू यानी कि बेचारे तुम। या कुछ लोग कहते हैं माय गुडनेस। इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं लोग देते हैं जब इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। ऑब्वियसली इन सब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल इंग्लिश को ज़ाहिर करते हैं। आपने अगर फॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल करनी है, प्रोफेशनल इदारों में प्रोफेशनल इंग्लिश की बात करें, तो वहाँ पे ये फ्रेजेस इस्तेमाल करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। कोई बैड न्यूज़ आई है, ऑब्वियसली आपका कलीग है और वो इस सिचुएशन में परेशान है, तो यू नीड टू से समथिंग। आप ज़ाहिर वहाँ मुँह बंद करके तो खड़ी नहीं रहेंगे, तो आप कहेंगे आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। एक और फ्रेज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मुझे आपके नुकसान पर अफसोस हुआ। आप स्पेसिफिकली अगर लॉस की बात करना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मुझे अफसोस है कि आपका नुकसान हुआ या मुझे आपके नुकसान पर अफसोस हुआ। एक और फ्रेज़ है आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। मुझे इस वाक़े पर अफसोस हुआ। आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। एक और बड़ा प्यारा हीलिंग फ्रेज़ है। किसी की सिचुएशन में उनका साथ देने के लिए आप ये कह सकते हैं आई नो हाउ यू मस्ट बी फीलिंग। मैं जानता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आई नो हाउ यू मस्ट बी फीलिंग। मैं जानता हूँ कि आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं, या मैं जानता हूँ कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ये फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आई नो हाउ यू मस्ट बी फीलिंग। और फाइनली आप ये फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट सिंपैथी। कि आप मेरी दिली हमदर्दी कबूल करें। प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट सिंपैथी।
ये बड़ा प्यारा फ्रेज़ है जो आप आखिर में आप कह सकते हैं अगर आप पहले उन्हें एड्रेस करते हैं और उसके बाद ये फ्रेज़ कह के आप उनके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये हैं सारे के सारे फ्रेजेस जो मैंने अभी आपसे कहे। दैट्स टेरिबल, ये बहुत बुरा है। देखिए ये बड़ी कॉमन सी बात है। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई और आप उनके सर पे खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि ओह दैट्स वेरी बैड, ये बड़ा बुरा हुआ है, तो बड़ा अजीब सा लगता है, ये आप कहते हैं दैट्स टेरिबल, ये बहुत बुरा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, आप इस तरह के दूसरे फ्रेजेस कह के उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी कर सकते हैं और साथ साथ उनकी सिचुएशन में उनकी हेल्प कर सकते हैं। यू कैन लेट देम फील दैट यू आर विद देम। आप उन्हें ये फील करवा सकते हैं कि आप उनके साथ हैं। नेक्स्ट हमारी फ्रेजेस की काइंड है मायूसी के लिए जुमले। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह मायूसी होती है, फ्रेजेस फॉर डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन को बयान करना चाहते हैं, ऐसी फ्रेजेस कहना चाहते हैं कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल सिंपली आप कहते हैं इट इज़ वेरी बैड, ये बहुत बुरा है। आपने सिचुएशन के लिहाज से बोलना होता है, आपने एक्सप्रेशन भी देना होता है, अपनी पोजीशन का ख्याल भी रखना होता है, एक्शनलिज्म भी दिखाना होता है और साथ ही साथ आपने अपने पर्सनल रिलेशंस को भी मेंटेन रखना होता है। इसको आप कंट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इट्स वेरी बैड। कंट्रैक्शंस के बारे में पीछे आपको बताता आ रहा हूँ, इसलिए मैं अपने फ्रेजेस के अंदर कंट्रैक्शंस को इस्तेमाल करता हूँ ताकि इन्हें फ्लुएंटली बोला जा सके। तो आप कह सकते हैं व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है, व्हाट अ पिटी। लेकिन ये फ्रेज़ आप इनफॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करते। एक और है जो इनफॉर्मल इंग्लिश में आप इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली किसी से कहने के लिए, आप कहते हैं क्या शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। ये भी आपने देखा होगा, लोगों को बोलते हुए सुना होगा व्हाट अ शेम। या डायरेक्टली अगर आप डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करना चाहें तो आप कह सकते हैं हाउ डिसअपॉइंटिंग, कितनी मायूस कुन है। इंस्टेड ऑफ सेइंग बैड, अगर आप कहते हैं हाउ डिसअपॉइंटिंग, इसका मतलब होता है कि बड़ी मायूस कुन बात है, परफॉर्मेंस की बात हो या एटीट्यूड हो या कुछ और चीज़ हो, हाउ डिसअपॉइंटिंग। या आप कह सकते हैं ओह ये बहुत ख़राब है, ओह दैट्स टू बैड। अगर आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन ज़ाहिर करना चाहते हो तो आप कह सकते हैं ओह दैट्स टू बैड, ये बहुत ख़राब है। आप ये भी कह सकते हैं इट वाज टोटल रबिश, ये बिल्कुल बेकार था। फॉर एग्जांपल आप गए किसी जगह, आपने मूवी देखी, कोई शो था या देयर वाज अ प्रोग्राम, यू वर इनवाइटेड देयर, कोई प्रोग्राम था, आपको इनवाइट किया गया था, किसी जगह आपको बुलाया गया था और आपको लगा कि बहुत ही बेकार था, तो आप कह सकते हैं इट वाज टोटल रबिश। या अगर आप कहना चाहें कि ये बिल्कुल बेकार है तो आप कह सकते हैं इट इज़ टोटल रबिश। तो रबिश का वर्ड भी बैड की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अ सिनोनिम फॉर बैड। ये फ्रेजेस हैं जो डिसअपॉइंटमेंट को डायरेक्टली एक्सप्रेस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या मैं थोड़ा सा ऐसे फ्रेजेस पे आपको बताता हूँ जहाँ हम शेम और ब्लेम का जिक्र नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इट वाज अ रियल लेट डाउन, ये एक हकीकी ख़राबी थी। या आपने रेफरेंस किसी चीज़ का दिया, आप कह रहे हैं कि यार ये वाकई हकीकी ख़राबी थी, इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आप कह सकते हैं इट वाज अ रियल लेट डाउन। या अगर आप कहें ये एक हकीकी ख़राबी है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ रियल लेट डाउन, ये प्रेजेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, इट डिडंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, ये तौक़ात पर पूरा नहीं उतरता था। इट डिडंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। या आप सिंपली इसे ऐसे भी कह सकते हैं इट वाज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड, यानी कि ये ऐसा नहीं था जैसे मैंने इसके बारे में तवक्को की थी, ये मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक नहीं था, इट वाज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड। या एक और फ्रेज डिसअपॉइंटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इट वाज़न्ट एज गुड एज आई थॉट इट वुड बी, ये इतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। ये भी एक एक्सप्रेशन है जो आप दे सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप इसे बोलना चाहें तो ये थे फ्रेजेस तीन इनडायरेक्टली डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। फ्रेजेस की नेक्स्ट काइंड है आपकी किसी को खुश करने के लिए जुमले। फ्रेजेस फॉर चीयरिंग समवन अप, किसी को खुश करने के लिए किसी को आप बुरी सिचुएशन में देखते हैं, ऐसी कंडीशन में देखते हैं किसी का नुकसान हुआ या ऐसा, तो आप उनको चीयर अप करने के लिए यहाँ मेरा सिचुएशन से मुराद ये है कि आप उनसे बात करते हैं, कैसे बात का आगाज़ करते हैं, किस तरह के फ्रेजेस आप इस्तेमाल करते हैं। अगेन ये बड़ा मैटर करते हैं आपकी कम्युनिकेशन में। आमतौर पर जब आप डायरेक्टली अगर किसी सिचुएशन के बारे में पूछते हैं तो आप पूछते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, या आप पूछते हैं व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारा मसला क्या है। लेकिन ये डायरेक्ट फ्रेजेस होते हैं, थोड़े बुरे भी लगते हैं, बाज़ औक़ात इनफॉर्मल होते हैं, तो आप फॉर्मल इंग्लिश में डिफरेंट फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं क्या मामला है, व्हाट्स द मैटर। डायरेक्टली किसी पूछने से व्हाट्स योर प्रॉब्लम या व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप कह सकते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या तुम ठीक हो, आर यू ऑल राइट। अगर आप किसी से कहते हैं आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, तो ऑब्वियसली अगर वो ठीक नहीं है तो वो आपको बता देगा। दिस इज़ अनदर वे ऑफ आस्किंग इनडायरेक्टली। या आप कह सकते हैं इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। ये भी एक सिंपल सा फ्रेज है, आप इस्तेमाल करते होंगे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। दिस इज़ ऑल्सो इनडायरेक्टली यू आर आस्किंग समवन कि वो कैसा है या क्या मसला है, इज़ एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट फ्रेज है आपका व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपके साथ मसला क्या है।
आप ये भी कह सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। सिंपल सा फ्रेज है। ये तो फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़े से और फ्रेजेस देखते हैं, थोड़ा आप और करीब की सिचुएशन पूछ सकते हैं। आप कह सकते हैं यू लुक अ बिट डाउन, आप थोड़ा सा परेशान नजर आते हैं। अगर आप डायरेक्टली सिचुएशन के बारे में पूछना चाहें, फॉर्मल अंदाज में पूछना चाहें, तो आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं यू लुक अ बिट डाउन, आप थोड़ा सा परेशान नजर आते हैं। व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है। शेयर विद मी, मेरे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, क्या मसला मालूम होता है। व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम। नेक्स्ट फ्रेज है आपका, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, क्या मैं मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली किसी को ऑफर करते हैं। ये फ्रेजेस हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख दिए गए हैं, आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं इफ़ यू वांट देम। अगेन चेयर अप करने के लिए कुछ और फ्रेजेस देखते हैं। ये इतना बुरा नहीं है, इट्स नॉट सो बैड। ये परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहाँ पे आप चेयर अप करने के लिए कह सकते हैं, किसी को इंकरेज करने के लिए कह सकते हैं इट्स नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं है, परेशान ना हो, इट्स नॉट सो बैड। या आप कह सकते हैं एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। एक और फ्रेज है लुक ऑन द ब्राइट साइड, रोशन पहलू को देखो। ये भी एक चेयर अप करने वाला फ्रेज है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक जगह जहाँ नुकसान होता है तो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ ब्राइट साइड, रोशन पहलू भी होता है उसका, जहाँ से यू लर्न समथिंग। रोशन पहलू को देखो, खाली नेगेटिव साइड की तरफ मत देखो। ये थोड़े से फ्रेजेस हैं मॉरल लेसन्स के साथ, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को चेयर अप करने के लिए कह सकते हैं स्टॉर्म्स डोंट लास्ट फॉर एवर, तूफान हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। स्टॉर्म्स डोंट लास्ट फॉर एवर। आप ये कह सकते हैं ये दुनिया की इंतहा नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की इंतहा नहीं है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हो, जस्ट चेयर अप, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, ये सबसे ख़राब चीज़ें समंदर में होती हैं। ये भी एक फ्रेज़ है जो इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ लोग। वर्स्ट थिंग्स हैपन एट सी, यानी समंदर तो बहुत बड़ा होता है, ख़राब चीज़ें तो होती रहती हैं, जस्ट डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, वर्स्ट थिंग्स हैपन एट सी। ये कुछ और फ्रेजेस थे, 3 फ्रेजेस और देखिए। ये भी एक ऐसा फ्रेज है जो लेसन देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुश्किल के बीच में मौका होता है। इन द मिडल ऑफ द डिफ़िकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी, इन द मिडल ऑफ द डिफ़िकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। आप किसी को चेयर अप करने के लिए कह सकते हैं कि यार मुश्किलात के बीच में अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ आप सीखते हैं। तो आप ये फ्रेज़ वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको याद रहता है। अपने बच्चों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे लोगों के साथ। नेक्स्ट फ्रेज़ की तरफ देखिए, देयर इज़ ऑलवेज अ डे लाइट आफ्टर द डार्क नाइट, अंधेरी रात के बाद हमेशा रोशन दिन आता है। नेक्स्ट फ्रेज़ की तरफ देखिए, इस फ्रेज़ में आप डायरेक्टली किसी को ब्लेम भी कर सकते हैं, इट्स काइंड डिफरेंट। देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया, अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। वहाँ भी आप ये कह सकते हैं देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो ये थे सारे आज के फ्रेजेस जो मैंने आपको बता दिए। आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट सिचुएशन में। अगर आप बेसिक इंग्लिश बोलते हैं या एडवांस इंग्लिश बोलते हैं, ये फ्रेजेस आपको काम देंगे इंग्लिश के अंदर वैरायटी लाने के लिए। आप अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन फ्रेजेस को देख के, अपनी स्पीकिंग के अंदर अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अगर मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता हूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। आपके जहन में कोई सवाल आता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू देयर। यूट्यूब पे मजीद वीडियो के लिंक्स आपको मिलेंगे राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे, आप क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन से वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप और इसी तरह की फ्रेजेस वाली वीडियोस को देख सकते हैं, या इंग्लिश ग्रामर भी वहाँ से आप सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।